हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। हैदराबाद से मुंबई काल रात्रि एक्सप्रेस भाग 1 अध्याय 1 आखिरी सीट। रात के 10 बज रहे थे। हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन नामपल्ली पर अजीब सी खामोशी थी जो एक बड़े शहर के स्टेशन पर अमूमन नहीं दिखती। यहाँ की हवा में गर्मी और बेचैनी घुली हुई थी। मैंने अपनी टिकट देखी। ट्रेन संख्या 17032 काल रात्रि एक्सप्रेस A1 कोच, बर्थ नंबर 48, गंतव्य मुंबई CSMT। मेरा नाम अविनाश है और मैं 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मुझे अगले दिन मुंबई में एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग के लिए पहुंचना था। मैंने जानबूझकर ये रात वाली ट्रेन चुनी थी ताकि सुबह तरोताजा होकर पहुंचूं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर काल रात्रि एक्सप्रेस धीमी गति से आकर रुकी। इसका नाम ही अजीब था, माइनस काल रात्रि, रात की देवी। ट्रेन का बाहरी हिस्सा धुंधला और पुराने जमाने का लग रहा था, जैसे बरसों से पेंट नहीं हुआ हो। ट्रेन के डिब्बों में रोशनी भी कम थी, जिससे एक डरावना सा माहौल बन रहा था। जैसे तैसे मैंने A1 कोच में प्रवेश किया। यह फर्स्ट S बड़ी E का डिब्बा था, लेकिन यात्रियों की संख्या बेहद कम थी। पूरा कोच खाली खाली लग रहा था। मेरा बर्थ सबसे आखिरी कोने में था, खिड़की के पास। सामान रखकर मैं सीट पर बैठ गया। मेरी सीट के सामने एक अधेड़ उम्र के सज्जन बैठे थे, जिनका नाम टिकट चार्ट के अनुसार जगदीश राव था। वो गहरी नींद में लग रहे थे, एक ऊनी कंबल से पूरी तरह ढके हुए थे। बगल वाली बर्थ पर एक युवा लड़की बैठी थी, शायद कॉलेज स्टूडेंट, जो हेडफोन लगाए कुछ देख रही थी। ट्रेन ने एक धीमी कर्कश आवाज के साथ चलना शुरू किया। हैदराबाद शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी और जल्द ही हम रात के घने अंधेरे में समा गए। अध्याय 2 वो अजीब खामोशी। लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद मैंने अपनी घड़ी देखी। रात के 11:30। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बाहर झांका। ट्रेन दक्कन के पठार के बीहड़ इलाके से गुजर रही थी। बाहर केवल तारे और झाड़ियों की सरसराहट की आवाज थी। तभी मुझे एक चीज महसूस हुई जिसने मुझे अजीब तरह से असहज कर दिया। कोच की भयानक खामोशी। फर्स्ट S बड़ी E में आमतौर पर कम ही यात्री होते हैं, लेकिन इस तरह की गहरी दमघोटू खामोशी नहीं होती। ट्रेन के पहियों की आवाज और AC की घरघराहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। सामने बैठे जगदीश राव अभी भी वैसे ही लेटे थे। अचानक मेरी बर्थ से ठीक ऊपर की बर्थ से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने ऊपर देखा। ऊपर की बर्थ पर एक मोटा नीले रंग का पर्दा पूरी तरह से खींचा हुआ था। टिकट चार्ट के अनुसार वो बर्थ खाली थी, बर्थ नंबर 47। मैंने सोचा शायद TTE ने किसी को एडजस्ट किया होगा। मैं वापस बैठ गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सा संदेह पैदा हो गया था। अध्याय 3 चायवाला और एक नजर। करीब रात के 12:45 पर एक चायवाला आया। वो उस वक्त ट्रेन में चाय बेचने वाला आखिरी व्यक्ति था। चाय, कॉफी, उसकी धीमी आवाज ने खामोशी तोड़ी। मैंने एक कॉफी ऑर्डर की। जब वो चायवाला मुझे कॉफी दे रहा था तो मैंने उससे पूछा, भाई ये कोच आज इतना खाली क्यों है? चायवाला एकदम से चौंक गया। उसकी आंखें थोड़ी डरी हुई लग रही थीं। वो फुसफुसाया, साहब इस ट्रेन को काल रात्रि कहते हैं। इस रूट पर कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। लोग इसे अशुभ मानते हैं। रात को इसमें सफर करने से डरते हैं। मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश की। अरे क्या अजीब घटनाएं? भूत प्रेत की कहानी? चायवाले ने डर से चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। उसने अपना सिर हिलाया और बस इतना कहा, आप अकेले ही रहिएगा, किसी और से बात मत कीजिएगा। खासकर रात के 2 बजे के बाद। वो तुरंत वहां से तेजी से चला गया। उसकी बात ने मेरे दिल में एक अजीब सी दहशत भर दी। मैंने अपनी कॉफी खत्म की और सोचा कि मैं टॉयलेट तक जाकर आता हूं। जैसे ही मैं अपनी सीट से उठा, मेरी नजर सामने वाली बर्थ पर पड़ी, जहां जगदीश राव लेटे थे। ऊनी कंबल पूरी तरह से उनके सिर तक खिंचा हुआ था, जिससे उनका चेहरा या शरीर का कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस कंबल पर जहां उनका चेहरा होना चाहिए था, मैंने एक चीज देखी। कंबल के फाइबर के बीच से झांकती हुई एक काली बेजान आंख। ये आंख पलके नहीं झपका रही थी।
ये आंख मुझे घूर रही थी। अध्याय 4, पर्दों के पीछे का रहस्य। वो काली बेजान आंख, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखी थी, पर उसका प्रभाव गहरा था। अविनाश का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से टॉयलेट जाने का विचार त्याग दिया और सीट पर बैठ गया। उसने ये जानने की कोशिश की कि क्या वो आंख अभी भी उसे घूर रही है। उसने धीरे से सीट के सामने की बर्थ की ओर देखा। कंबल अब थोड़ा नीचे खिसका हुआ था। आंख गायब थी। शायद मेरा वहम था, अविनाश ने खुद को समझाया। थकान और चाय वाले की बातों ने शायद मेरे दिमाग पर असर डाला था। तभी ऊपर की बर्थ 47, जहां नीला पर्दा खिंचा हुआ था, वहां से एक धीमी सरसराहट वाली आवाज आई, जैसे कोई बहुत बारीक चीज कपड़े को फाड़ रही हो। अविनाश ने ऊपर देखा। नीले पर्दे के बीचों बीच एक छोटा सा छेद दिखाई दिया और उस छेद से एक पतला सफेद धागा धीरे धीरे नीचे लटक रहा था। यह किसी मकड़ी के जाले जैसा था, लेकिन बहुत मजबूत और पतला। धागा धीरे धीरे अविनाश की बर्थ की तरफ नीचे आ रहा था। अविनाश डर के मारे जम गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खोलीं। धागा अब गायब था। उसने सोचा, यह ट्रेन नहीं, पागलखाना है। उसने अपने फोन पर समय देखा। रात के 1:55। रात के 2 बजने में सिर्फ 5 मिनट थे और चाय वाले की बात उसके कानों में गूंज उठी। रात के 2 बजे के बाद अविनाश ने फैसला किया कि अब यहां बैठना सुरक्षित नहीं है। वह तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागा, बिना किसी को देखे या जगाए। अध्याय 5, खाली गलियारा और कदमों की आहट। वह कोच के गलियारे से गुजरता हुआ तुरंत अगले कोच A2 की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि A1 कोच का दरवाजा बंद था। अंदर से कुंडी लगी हुई थी। डर की एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ से गुजर गई। ये कैसे हो सकता है? फर्स्ट S बड़ी ई में यात्री खुद दरवाजा बंद नहीं करते। ये तो अटेंडेंट का काम होता है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जंग खाया हुआ सा महसूस हुआ और हिला तक नहीं। उसी पल गलियारे के दूसरे सिरे से ट्रेन के पीछे वाले कोच की तरफ से एक धीमी, थकान भरी कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत भारी थी, जैसे कोई भारी भरकम चीज जमीन पर घिसट रही हो। अविनाश फौरन वापस अपनी सीट की तरफ भागा, लेकिन अब वो वहां छिपना नहीं चाहता था। वो सीधे उस युवा लड़की की बर्थ की तरफ गया जो हेडफोन लगाए सो रही थी। उसने उसे धीमे से हिलाया। एक्सक्यूज मी, उठो, कुछ गड़बड़ है। लड़की ने हेडफोन उतारा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोई हो। उसने अविनाश को देखा और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या हुआ? उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा। बाहर कोई है और दरवाजा बंद है, अविनाश ने फुसफुसाया। लड़की ने अविनाश की ओर देखा और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। बाहर कोई नहीं है अविनाश, हम ही हैं। अध्याय 6, काल रात्रि का जाल, द क्लाइमैक्स। अविनाश को लगा कि वो लड़की शायद मानसिक रूप से ठीक नहीं है। वो पलटकर जाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर लड़की के गले पर पड़ी। उसके गले पर एक पतला, लगभग अदृश्य सफेद निशान था, जैसे किसी नुकीली चीज ने उसे काटा हो। अविनाश ने अपने दिमाग में सब कुछ जोड़ा। ऊपर की बर्थ से लटकता सफेद धागा, जगदीश राव की कंबल से झांकती बेजान आंख, चाय वाले की चेतावनी और अब लड़की के गले का निशान। तुम कौन हो? अविनाश का गला सूख गया। लड़की की आंखें अब शून्य थीं। वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, समय हुआ रात के 2 बजे। ट्रेन ने एक गहरी खाई के ऊपर से गुजरते हुए एक जोरदार हॉर्न बजाया। तभी सामने वाली बर्थ से जगदीश राव का कंबल धड़ाम से नीचे गिर गया। वहां कोई जगदीश राव नहीं थे। कंबल के नीचे बड़ी बड़ी उलझी हुई सफेद डोरियों, थिक व्हाइट स्ट्रैंड्स का एक गोला था, जिसके बीचों बीच एक बड़ी काली आंख थी जो अब तेजी से अविनाश को देख रही थी। ये एक इंसान नहीं था, ये एक विशाल मकड़ी जैसा जीव था जिसने कंबल को ढाल बनाया हुआ था। ये खुलासा होते ही ऊपर की बर्थ का नीला पर्दा फट गया। बर्थ से एक और, लेकिन छोटा मकड़ीनुमा जीव नीचे कूदा। ये वही था जिसने लड़की पर हमला किया था। लड़की ने दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े थे 3 और जगदीश राव कंबल ओढ़े हुए, जिनके नीचे सफेद डोरियों वाले शिकारी थे। अविनाश समझ गया, यह कालरात्रि एक्सप्रेस नहीं, बल्कि शिकार का एक चलती फिरती मान थी। ये जीव, जो संभवतः अत्यंत दुर्लभ मांसाहारी मकड़ी की एक प्रजाति थे, रात के 2 बजे शिकार शुरू करते थे।
वे पहले शिकार को सफेद डोरियों, जिसको वो धागा समझ रहा था, से लकवाग्रस्त करते थे। फिर उसके शरीर का इस्तेमाल अगले शिकार को डराने या भ्रमित करने के लिए करते थे। लड़की मर चुकी थी और उसका इस्तेमाल अविनाश को फंसाने के लिए किया गया था। चारों तरफ से शिकारी उसके पास आ रहे थे। अविनाश ने अपने पास पड़ी सबसे भारी चीज, अपना लैपटॉप बैग उठाया और उसे सीधे बीच वाले शिकारी की काली आंख पर पूरी ताकत से फेंक मारा। धड़ाम! वो जीव दर्द से चीखा, एक तीखी, जहरीली फुसफुसाहट। अविनाश के पास अब सिर्फ एक मौका था। वो दरवाजे की तरफ भागा जहां लड़की या उसका शरीर खड़ी थी। उसने उसे जोर से धक्का दिया और अगले कोच A2 में कूद गया। वो दरवाजा भी तुरंत बंद हो गया। अविनाश अब A2 कोच में था, जो सौभाग्य से A1 से ज्यादा भरा हुआ था। वह हांफते हुए एक खाली बर्थ पर गिर गया। उसकी सांसें तेज थीं। उसने पीछे मुड़कर A1 कोच के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन शीशे के अंदर से उसने देखा कि सफेद डोरियों का एक जाल पूरे A1 कोच में फैल रहा है और काली आंखें उसे घूर रही हैं। अगली सुबह ट्रेन मुंबई CSMT पहुंची। अविनाश पहला यात्री था जो ट्रेन से बाहर निकला। वो तुरंत पुलिस स्टेशन गया और सारी घटना बताई। पुलिस ने A1 कोच की जांच की। जांच रिपोर्ट: A1 कोच पूरी तरह से साफ था। कोई मकड़ीनुमा जीव नहीं मिला। जगदीश राव नाम का कोई यात्री चार्ट पर नहीं था। बर्थ 47 खाली थी। पुलिस ने अविनाश की बात को नींद की कमी से उपजी एक भयानक कल्पना करार दिया। अविनाश जानता था कि उसने क्या देखा था। वो जानता था कि कालरात्रि एक्सप्रेस आज भी उस रूट पर चल रही है और हर रात के 2 बजे वो अपना शिकार करती है। वो आज भी रात को यात्रा करने से डरता है और जब भी वो ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनता है तो उसे ऊपर की बर्थ से लटकते उस सफेद धागे की याद आ जाती है जो हमेशा एक नई कालरात्रि का जाल बुनता है। समाप्त। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।